महाराजा हरि सिंह जी का पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट किसी के पास नहीं है जम्मू में, ये सिर्फ हमारी फैमिली के पास ही है। आपको सिर्फ हाफ पोर्शन मिलेगा। पुरानी रखी हुई है आपने तो, बाप रे। इस फार्म में पांडुलिपियां हमारे पास आती हैं। ओहो, इनको तो ये बिल्कुल जुड़ चुकी है ना। ये इतिहास हमारा सारा डोगर कल्चर की बात करें, पिछले 4-5 वर्षों में कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन पहले इन चीजों को कहीं ना कहीं जितना बढ़ावा देना चाहिए था वो नहीं मिला। लोगों को पता नहीं होता कितनी मेहनत होती है, बारीकी काम है, ध्यान से। ये जैसे कॉटन लेके उसका वो ही जो होली कुरान के जो श्लोक है वो ऊंट, हिरन और बकरे की जो अंदरूनी स्किन होती है उसके ऊपर लिखे गए वेलम के ऊपर। वो हमारे पास 100 के आसपास कैलीग्राफी है यहाँ पे अवेलेबल है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी का, इनका युवा अवस्था कैसे रहेगी, अगर ये उसमें वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो उनके तो युवा में ही डेथ हो गई थी। तो ये आर्टिस्ट की एक इमेजिनेशन है। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाए जो समाज के अंदर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और जिनसे समाज को भी प्रेरणा मिलती है। उसी के चलते आज हम जम्मू के अपर धोंतली बाजार में हैं और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुरेश एब्रोल जी। और किस तरह से इन्होंने जो है म्यूजियम की शुरुआत की और जम्मू कश्मीर के इतिहास को जो है वो संजो के रखा और कैसे जो है एक एक चीज को इन्होंने जो है दूर दराज के क्षेत्रों से जाकर इकट्ठा किया और आज जो है बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग जो है वो रिसर्च करने के लिए आते हैं, विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं और एक समाज के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत जो है ये म्यूजियम बन चुका है। लेकिन किस तरह से प्रेरणा मिली और आखिर किस तरह से आने वाले समय के अंदर युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो इस म्यूजियम के माध्यम से आप जान पाएंगे और कैसे जो है इनको ये बड़े अच्छे तरीके से जो है बचपन से ही प्रेरणा मिलती गई कि हमें जो है अपना एक शौक अंदर जो रहता है वो कहीं ना कहीं इस म्यूजियम को जब हम आपको दिखाएंगे पूरा तो आपका मन भी जो है वो गदगद होगा और आपको लगेगा कि वास्तव में जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, संस्कृति है, सभ्यता है, वास्तव में इतनी गौरवशाली है कि आपको भी गर्व होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस म्यूजियम की शुरुआत कैसे हुई, कहां से प्रेरणा मिली? प्रतीक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो शुरुआत है ये काफी देर पहले ही शुरुआत शुरू हो गई थी। हमारे दादाजी लाला रेखीराम जी जो थे वो महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे। 1937 से लेके 1947 तक महारानी तारामती जी की डेथ तक वो उनका राज दरबार में ज्वेलरी का काम देखते रहे हैं। उनके पास काफ़ी सारी, क्योंकि प्रोफेशन बाय प्रोफेशन वो ज्वेलरी का काम करते थे, तो उनके पास कई सारी ट्राइबल ज्वेलरी या डुग्गर प्रदेश की जो ज्वेलरी थी वो उनके पास आती थी सेल के लिए। तो जब वो क्या करते थे कि वो वाली ज्वेलरी रख लेते थे, उसके एवज में एक्सचेंज करके वो दूसरी ज्वेलरी लोगों को बना के दे देते थे। तो ज्वेलरी, क्वाइंस, मेडल, क्योंकि महाराजा की फौज में वॉरियर भी थे, तो किसी को कोई अगर किसी फैमिली के मेंबर को वो मेडल मिले हुए हैं तो वो बोलते, उनकी डेथ के बाद वो बोलते थे कि इसको क्या करेंगे, वो डिसमेंटल के लिए दे देते थे, तो ये अपने पास रख लेते थे। वहां से जब ये दौर शुरू हुआ तो शाम के टाइम में हमारी दुकान के ऊपर, दादाजी की दुकान के ऊपर चौपाल लगती थी। जो राज परिवार से जुड़े हुए वैद्य, हकीम, ज्योतिषाचार्य या और लोग जो राज दरबार में काम करते थे, तो क्योंकि एंटरटेनमेंट का ऐसा कोई साधन था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे कि वहां पे आके उनकी चौपाल लगती थी। और उस टाइम क्या था कि हर घर में गाय रखी होती थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि गाय माता को अपना पहला जो ग्रास है वो पहला उनको देना है, उसकी सेवा करनी है। क्योंकि दादाजी और पिताजी को बचपन से ही ये एक शौक था कि घर में गाय रखी हुई है, तो गाय रखी है तो उसको घास भी खिलाना है, उसके लिए घास भी लाना है, और इतना बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं था। फिर जंगल में जाना है, जंगल से घास लाना है, फिर तभी नदी में जाके वहाँ पे नहा धो के देवालय शिवालय में प्रणाम पूजा पद्धति से अपना वो पूजा करके तो वो वापस आते थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने वहां पे पांडुलिपियां जो है वो जल प्रवाह की हुई है। अच्छा। एक बार दो बार उन्होंने देखा,
तो किसी के साथ उन्होंने डिस्कस किया होगा, यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे उनके शाम को बैठते थे, उन्होंने बोला वो तो उसमें तो जिस घर का उल्लेख कर रहे हैं वो तो बड़े अच्छे विद्वान थे और इसका आयुर्वेद के ज्ञाता थे, तो उनकी तो डेथ हो गई है। और जम्मू में इसकी दीमक की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अब बरसात में देखेंगे तो दीमक बड़ी जल्दी फैलता है। बिल्कुल। तो वो जो दीमक लग जाता था तो लोग जल प्रवाह करते थे, फिर इन्होंने वहां से वो पांडुलिपियां संरक्षित करना शुरू कर दी, इकट्ठी करना शुरू कर दी। तो वो दौर चलता रहा। पांडुलिपियों के साथ साथ कोई पहाड़ी मिनिएचर्स उनको मिल गए, कोई जम्मू स्कूल का, रामनगर स्कूल का, लेकिन उनको मालूम नहीं होता था कि ये कौन सा स्कूल है। उन्होंने उसके ऊपर शोध नहीं किया, बस वो एकत्रित करते गए। तो उनके साथ साथ पिताजी जो थे वो बड़े बेटे थे, तो उन्होंने भी उनके साथ वो ज्वेलरी का ही काम जो है उनसे उनके साथ मिलके करना शुरू कर लिया। तो उनको भी थोड़ा सा, जब हम दादाजी के पास बैठते थे उनसे कोई कहानियां सुनते थे, दंत कथाएं सुनते थे, तो वो उनकी जो कहानी दंत कथाएं होती थी वो 2-2 3-3 दिन चलती थी। अच्छा। जैसे एक पिक्चर चलती है, हमें वो माइंड में वो पिक्चर चलती थी। और 1987 में मैंने जब 12th पास की तो यही था कि कॉलेज टूर जाएंगे, बॉम्बे घूमेंगे। तो कॉलेज टूर में हम लोग, जब हमें बॉम्बे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं वहां पे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में गया। अच्छा। वहां पे जब हमने ये संग्रहालय वगैरह देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो हम देखते थे कि दादा ये ने पांडुलिपियां रखी हुई हैं, या कोई आर्मरी का कोई पीस ऑब्जेक्ट है वो उनके पास पड़ा हुआ है, कॉइन्स हैं, मेडल्स हैं। तो हमें एक आइडिया आया, तो हमने आके उनको बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपनी शिक्षा दीक्षा की तरफ ध्यान दो, उसके बाद इसको देखेंगे, पिताजी ने। तो फिर 2013 में 2002 में जब पिताजी का देहांत हो गया तो उनकी ये एक बड़ी दिली इच्छा थी कि हम एक अपने पिताजी के नाम का एक संग्रहालय बनाएं। फिर हम चारों भाइयों ने मिलकर तो एक डिसीजन फाइनल किया कि हमने ये बिल्डिंग परचेज करी। बिल्डिंग परचेज करने के बाद जो भी हमारा जितने भी आर्ट ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, पांडुलिपियां, जितना भी हमारे पास मटेरियल था वो सारा हमने इकट्ठा करके यहाँ पे हमने लाके उसकी सेक्शन वाइज उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले में डाला। तो ये हमारा ऑफिस है। सामने आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने एक छोटी सी म्यूजियम गैलरी बनाई है। बिल्कुल। ऊपर हमने एक लाइब्रेरी विंग बनाया है जिसमें हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स का सेक्शन जो है वो अलग रखा हुआ है, रेयर बुक्स का सेक्शन हमने अलग रखा हुआ है। उसके बाद इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इन रेयर बुक्स को अगर प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हमें एक लेबोरेटरी चाहिए। फिर लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माइंड में आया था, हमने लेबोरेटरी बनाई। उसके बाद इनको लेबोरेटरी के साथ साथ एक छोटा सा कंजर्वेशन रूम बनाया। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो ये हमने 2013 में रखा। और 2001 में हमने इसका एक नाम सोच लिया था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो धर्मपत्नी उनका नाम है शाश्वता। अच्छा। तो वहां से हमें ये मिला कि ये हो गया कि शाश्वत अजर अमर कभी ना खत्म होने वाला, वो नाम वहां से चुरा के तो हमने इसकी स्थापना करवा दी। हमने ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में जाके शाश्वत आर्ट गैलरी म्यूजियम एवं मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के नाम से वहां पे हमने उसकी रजिस्ट्रेशन एज ए सोसाइटी एक्ट में करवाई। फिर 2005 में जब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का गठन हुआ था तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रॉपर हो पा रही थी। तो मैं दिल्ली में गया, वहाँ के जो डायरेक्टर थे दीप्ति त्रिपाठी जी, उनसे मिला। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमें ऑल ओवर इंडिया से ऐसे कई सारे संदेश मिल रहे हैं कि कई लोगों को दिक्कत आ रही है, हम लोग आपको आपकी लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, आपके साथ एक एमओयू करते हैं और आपके सेंटर को हम लोग पार्टनर सेंटर का स्टेटस देते हैं। तो कोशिश करेंगे जब भी इसका हम एमसीसी मींस पांडुलिपि संरक्षण केंद्र खोलेंगे तो पहले आपकी ही पांडुलिपियां प्रिजर्व की जाएंगी। फिर उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में एमआरसी सेंटर खोले, मैन्युस्क्रिप्ट्स रिसोर्स सेंटर, और उसमें जो शोधार्थी थे वो जाके डॉक्यूमेंटेशन करते थे। उनके द्वारा जब शोधार्थी यहाँ पे भेजे गए और उन्होंने हमारी कैटलॉगिंग की, कैटलॉगिंग करने के बाद हमने उनको 2013 के बाद अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हमें यहाँ पे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का स्टेटस दिया जाए। और 2017 में
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से हमें यहाँ पे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का स्टेटस दिया गया। तो अब तक हम लोग कोई 1 लाख फोलियो, 1 लाख के आसपास जो फोलियो है वो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में काम उसके ऊपर हम कर चुके हैं, और 20,000 के करीब करीब जो फोलियो है उसके ऊपर हम लोग क्यूरेटिव कंजर्वेशन के रिलेटेड काम कर चुके हैं। रही बात हमारे यहाँ पे कलेक्शन की, तो हमारे पास 7 से 10,000 के आसपास हमारे पास यहाँ पे अलग अलग विषयों में पांडुलिपियां हैं। पहाड़ी मिनिएचर्स में हमारे पास काफी सारी सीरीज हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा रामायणा की सीरीज है हमारे पास है, वो उसका मतलब अयोध्या वाल्मीकि कांड नाम से उसका सर्ग है। महाराजा दशरथ जी को जो सभासद है वो एक सलाह मशवरा दे रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी बड़े हो चुके हैं तो अब उनको राजपाट दिया जाए। वहां से लेके पंचवटी तक का सीन हमारे पास 38 सीन हमारे पास अवेलेबल है। और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के द्वारा जब हमने उनको अप्रोच किया तो हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ एक MOU कर लें जब भी, क्योंकि उनके वहाँ पे रिवाइवल ऑफ बसोली आर्ट के कई सारे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं और उनके पास आर्टिजन रजिस्टर्ड भी है। हमने उनके पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई एज ए कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स। तो उन्होंने हमें वो पेंटिंगें फ्रेम करवा के दी, उसके ऊपर 1,48,000 रुपये का उनका खर्चा आया था। तो वो सीरीज हमने वहाँ से फ्रेम करवा ली। और 2019 में हमारे पास एक सीरीज थी गुरु नानक देव जी की जन्म साखियाँ, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, वो 200 सीन 200 चित्र हमारे पास थे, 100 चित्र का उसका एक कंप्लीट सेट हुआ करता था। तो वो हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को 2019 में हमने अप्रोच किया कि गुरु नानक देव जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन है तो आप ये पेंटिंगें हमारी फ्रेम करवा दें और हम उनको वहाँ पे डिस्प्ले में डालेंगे। फिर 2019 में वो 100 पेंटिंगें हमारी जो थी वो उन्होंने फ्रेम करवा के हमें दे दी। उसमें गुरु नानक देव जी का जो 19 साल की जर्नी रही है सब उसमें दर्शाया, उसमें वो सारा सीन दर्शाए गए हैं। और हमारे यहाँ पे कई सारे शोधार्थी शोध के लिए आते हैं, 276 के आसपास शोधार्थी जो जी और PG जो स्कॉलर है। इस विषय को लेकर मैं बात करूंगा आगे, लेकिन जैसे आपने जर्नी की बात की तो इसमें विशेष तौर पर कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास को लेकर, डोगरा कल्चर को लेकर, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन तक वो पहुंच सके। जी, तो दूसरी सीरीज हमारे पास आ गई गुरु नानक देव जी वाले जो थी। तीसरी हमारी एक इम्पोर्टेंट सीरीज है रागमाला और रागनी। रागमाला के हमारे पास 11 सीन है, ये भी सोली स्कूल का सब्जेक्ट है। और रागनी के 12 मासा के हमारे पास 12 सीन है, वो 23 पेंटिंग हमारी फ्रेम हो रही है अभी। वो भी डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सौजन्य से ही हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सीरीज है इस्लामिक सब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, वो भी जैसे आप ये हम पे जी देख रहे हैं, होली कुरान है हमारे पास, पार्चमेंट के ऊपर भी है और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी है हमारे पास। और होली कुरान की जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, फिर उसमें आपको श्लोक मिलेंगे। ऐसे ही जो होली कुरान के जो श्लोक है वो ऊंट, हिरन और बकरे की जो अंदरूनी स्किन होती है उसके ऊपर लिखे गए, वेलम के ऊपर, वो हमारे पास 100 के आसपास कैलीग्राफियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। और 5 से 7 हमारे पास होली कुरान के नुस्खे यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास रस मंजरी की 38 सीन है, वो हमने यहाँ पे, ये आप देखेंगे कि ये रस मंजरी के हमारे पास 38 सीन है। तो ये हमारे पास अभी इस एल्बम फॉर्म में है, ये आप देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसी संस्था हमें मिल जाए कि ऐसे इसको प्रिजर्व करना जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसकी लाइफ जो है वो कम हो सकती है। तो अब हम कोई ऐसी संस्था ढूंढ रहे हैं कि जो इसकी भी फ्रेमिंग का खर्चा उठाए, क्योंकि ये 100 साल के लिए प्रिजर्व हो जाए। तो ये हमारे पास 8-10 सीरीज जो है वो पेटेंट है। तो
अलग अलग स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास 2000 के आसपास मिनिएचर अच्छा। यहाँ पे रखे हुए हैं। और ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे, हमारी डोगरा ज्वेलरी, गद्दी ज्वेलरी, ट्राइबल ज्वेलरी, गोजर ज्वेलरी, तो उसमें हमारे पास 25 किलो के आसपास कंप्लीट कोई 1500 के आसपास ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ देखेंगे तो हमारे पास जहर मोरा के बर्तनों की बड़ी अच्छी कलेक्शन है, जो कि हमारे दादाजी और यहाँ पे दादाजी के एक मित्र थे पंडित मोतीराम शास्त्री जी, उनके द्वारा ये उनको मतलब कि एक फीडबैक दिया गया था कि इनके बीच में जितने भी आयुर्वेदाचार्य थे वो मेडिसिन डाल के रखते थे कि कौन सी मेडिसिन कितनी देर के बर्तन लिए, भी यहाँ रखे वो भी बर्तन यहाँ पे अच्छा। रखे हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे। फिर एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं हुआ करता था, गांव में चौपाल में घरों में लोग हुक्का गुड़गुड़ाते थे। तो कहते हैं ना, चौपाल पे जब 5 7 10 बुजुर्ग लोग बैठते थे, हुक्का गुड़गुड़ाते थे, तो वो पूरे गांव का सीसीटीवी कैमरा का ही काम करते थे कि फलां के घर में वो वाले मेहमान आए तो वो हुक्के की कलेक्शन आपको दिखाएंगे। बाकी डोगरा जो हमारे फील्ड में बर्तन यूज किए जाते थे डे टू डे लाइफ में, वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, ज्वेलरी दिखाएंगे। उसके साथ साथ कुछ हमारे पास लिमिटेड क्वाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये इतना कलेक्शन हमने ये रिजर्व में रखा हुआ। बाकी हमारे पास जो रिजर्व में कलेक्शन पड़ा हुआ है, तो वो उसमें कुछ लूज मिनिएचर्स पड़े हुए हैं, कुछ पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं, और ज्वेलरी वो इसलिए हमने रिजर्व में रखी है कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले के लिए इतना स्पेस नहीं है। ये जो आप 4 स्टोरी बिल्डिंग देखेंगे, ये हमने म्यूजियम को ही डेडिकेट की हुई है, पिताजी और दादाजी के नाम को लेकर। अच्छा, जिस तरह से ये सारा आपने बताया क्या क्या विशेष तौर पर यहाँ रखा गया है, काफी मेहनत भी लगी होगी। जी, मैं पूछना चाहूंगा क्या क्या चुनौतियां आपको आई, जिससे जो आपको लगा हुआ कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर हिम्मत जुटी होगी करना चाहिए, ये पिछले समय से करते आ रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई पल आया? हाँ, बहुत बार बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बड़ी दिक्कतें आई, खासकर जब किसी चीज को संभाल के रखना हो, जैसे मिनिएचर्स को संभाल के रखना है, तो उसकी फ्रेमिंग करवानी पड़ेगी। फ्रेमिंग करवानी है तो उसमें खर्चा होगा। अब एक फ्रेम आज की डेट में 1000 1500 से नीचे खर्चा नहीं लेता है, तो हमारे पास तो 2000 मिनिएचर्स पड़े हुए हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। जहाँ जो हमारी बहनें हैं, जहाँ माता जी हमें सहयोग कर देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, इसको आप कर लो। क्योंकि पिताजी और दादाजी का यही संदेश था कि इनको जितनी देर तक हो सके इसको संजो के रखो, क्योंकि जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, अगर हम इसको खरीद फरोख्त के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन इसके ऊपर क्या रिसर्च करेगी, उनके लिए हम लोग क्या धरोहर छोड़ के जाएंगे। क्योंकि रुपया पैसा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन नाम जो है वो अमर हो जाता है। तो इसलिए हमने भी यही एक प्रण लिया हुआ है कि जितनी मर्जी दिक्कतें आए, जितनी मर्जी परेशानी आए, लेकिन हम लोग जैसे आज हम अपने दादाजी का, पिताजी का नाम चला रहे हैं, जो हमारी आगे जनरेशन आएगी वो हमारा नाम आगे चलाएंगी। तो इसलिए हमने इस पूरी बिल्डिंग को रिसर्च के लिए डेडिकेट कर दिया हुआ है। रिसर्च की बात अभी करने वाला था आगे, आपने रिसर्च का विषय रखा। जिस तरह से इतना बड़ा ये म्यूजियम है, यहाँ पर कहाँ कहाँ से विद्यार्थी जो है शोध करने के लिए आते हैं? हमारे यहाँ पे JNU से स्कॉलर आए हुए हैं। अच्छा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ पे कई सारे स्कॉलर आए हैं। देवप्रयाग से यहाँ पे स्कॉलर आए हुए हैं। उत्तराखंड से हमारे पास यहाँ पे स्कॉलर कई सारे आए हुए हैं। फिर पटियाला यूनिवर्सिटी से हमारे पास बड़े स्कॉलर आए हुए हैं। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि उनके एक स्कॉलर यहाँ पे जब आए थे डॉक्टर सरबजीत सिंह जी, तो वो इसलिए मैं उनका यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो गुरु नानक देव जी की सीरीज है, तो उनकी जो फैमिली थी वो रागी रहे हैं। अच्छा। गुरुद्वारा में रागी रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि इसके टाइटल नहीं हमें कुछ डिसाइफर हो रहे हैं, तो आप हमें प्लीज हेल्प करें। तो उन्होंने बोला इसमें तो ये बताया गया है कि जैसे गुरु नानक देव जी मोदी खाना में गए, सुल्तानपुर लोधी में गए, तो वहाँ पे मोदी खाना में उन्होंने नौकरी की।
तो वो 13-13 तोलते थे वो, मतलब जब वो बांटते थे वो बोलते थे कि 13-13 तोलो, तेल तोल के देना है। तो वो वाला सीन उन्होंने हमें बताया, खेत हरे भरे हैं वो वाला सीन उन्होंने बताया। हमने उनको बोला कि आप हमें हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में कुछ भी है वो बोलते जाइए। तो उनकी हमें काफ़ी हेल्प मिली। और जम्मू यूनिवर्सिटी के यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उर्दू डिपार्टमेंट से, संस्कृत डिपार्टमेंट से कई सारे स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं। अब तो यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, वहाँ से कई सारे शोधार्थी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 अप्रैल में जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है, या 18 मई को विश्व विरासत दिन ये जो मनाए जाते हैं, जहाँ 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग अपनी टीम को लेके, तो जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को संरक्षण करना बहुत टफ रहता है। तो हम लोग उनको वहाँ पे जाके, तो बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी हेल्प के वहाँ पे जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और उनको बताते हैं कि प्रिवेंटिवली आपने इन पांडुलिपियों को कैसे संरक्षित करना है। तो वो हम पिछले 2-3 सालों से क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में, और जम्मू यूनिवर्सिटी के हम अलग अलग विभाग में जाके तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे छोटे छोटे स्कूल्स हैं जिनकी अच्छी स्ट्रेंथ है, जो 12वीं क्लास तक वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे भी जाके हम लोग करते हैं। उसमें जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ ये अपना ओरिएंटल एकेडमी हो गया, या लाइट हाउस स्कूल हो गया, ऐसे स्कूलों में जाके तो हम लोग वहाँ पे छोटा मोटा अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये सारा आपने बड़े अच्छे से संभाल के रखा है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको देख सके, जी। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये जानना कितना जरूरी है, और आखिर क्यों जम्मू कश्मीर का युवा जो है कहीं ना कहीं इन चीजों से कहीं ना कहीं दूर भी होते जा रहा है? डोगर कल्चर की बात करें, पिछले 4-5 वर्षों में कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन पहले इन चीजों को कहीं ना कहीं जितना बढ़ावा देना चाहिए था वो नहीं मिला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी दिक्कत आई थी जब 2017 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा यहाँ पे एमसीसी का स्टेटस दिया गया। तो हमारे यहाँ पे पेपर कंजर्वेशन के रिलेटेड किसी किस्म का कोई कोर्सेज नहीं है। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे और तो कई सारे विषयों के ऊपर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं पांडुलिपियों को स्टडी करने के लिए। शारदा लिपि वगैरह ये भी, जैसे शारदा लिपि का एक एमओयू मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन ने जम्मू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के साथ एक एमओयू किया। उन्होंने बोला कि हम लोग आपको एक बेसिक लेवल का कोर्स और एडवांस लेवल का कोर्स बना के देते हैं और आपके लोगों को ट्रेन कर देंगे, तो वो आगे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो वो उनका एक अच्छा प्रयास था। तो वो प्रयास अभी चल भी रहा है। वहाँ पे जो अभी पहले तो वो प्रोफेसर थी, आज वो हेड की पोस्ट पे है, प्रोफेसर सुषमा देवी गुप्ता जी। तो उन्होंने काफ़ी मतलब कि मेहनत करके जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलके तो एक उन्होंने एमओयू किया था। उन्होंने 5-7 कोर्सेज करवाए हैं स्टार्ट, लेकिन वो लिपि के ज्ञान के लिए है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर से कई सारे शोधार्थियों ने मेरे पास अप्रोच किया कि हम लोग यहाँ पे आपको, हमने ये इसमें डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट किया हुआ है या कोर्सेज किया है। तो हमने उनको बोला कि उसके लिए कश्मीर में भी पांडुलिपि संरक्षण केंद्र जो है वो इंटेक द्वारा खोला गया है, आप वहाँ पे अप्लाई करें। हम ये जम्मू का अगर सेंटर है तो हम लोग यहाँ पे जम्मू के ही लोगों को यहाँ पे रखेंगे। फिर हमने उत्तराखंड से हमें अरविंद कोटियाल जी ने अप्रोच किया। इन्होंने नैनीताल का जो संरक्षण केंद्र है वहाँ पे इन्होंने एक डिप्लोमा किया था, उनका राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ही करवाता है। तो फिर हमने इनको यहाँ पे डिप्यूट किया। इनको करने के बाद केवल कृष्ण कोतवाल जी को हमने यहाँ पे डिप्यूट किया। उनको हमने प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का सिस्टम समझाया। मैंने कई सारे 5 डे वर्कशॉप, 15 डेज वर्कशॉप और 1 मंथ जो ट्रेनिंग कोर्स है पांडुलिपियों की संरक्षता के लिए, वो मैंने बाहर जाके किए थे। जैसे हिमाचल में जाके किया मैंने, दिल्ली में जाके किया। तो वो किए हुए थे, तो वो काफ़ी दिक्कत हमें आई थी। यहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम लोग
डोर टू डोर जाके इसकी कोई कंपेनिंग करे, लेकिन हमारे पास मैन पावर नहीं है, कोई आय का ऐसा कोई साधन नहीं है। कभी सरकार की तरफ से कोई बातचीत आपने की हो, मतलब आपने सरकार से बातचीत की हो या फिर उन्होंने कभी अप्रोच की हो कि इन चीजों को नहीं, हमें अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार में ये वाला जो दायित्व है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम डिपार्टमेंट का दायित्व है, तो हमने उनको अप्रोच किया तो वो हेल्पलेस हैं, उनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ तो ऑलरेडी इतने म्यूजियम है ही नहीं, जिला वाइज देखें तो ना के बराबर ही है। जम्मू में एक डोगरा आर्ट म्यूजियम है, कश्मीर में होगा तो ऐसे जैसे आपने शुरुआत की है ऐसे उधमपुर में भी है अनिल बाबा जी, लेकिन बिल्कुल जो एक बढ़ावा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में डोगरा कल्चर को लेकर नहीं देख पा आपकी बात सही है कि जैसे कश्मीर में कोई भी बच्चा अगर कोई क्ले मॉडलिंग का काम कर रहा है या मॉडर्न आर्ट का काम कर रहा है या अपने पुराने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी वहाँ पे कश्मीर में एक अकीका बानो जी थी, उनका देवास हुए अभी 10 साल हो गए हैं, तो उन्होंने 3 कनाल जमीन में अपना एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है। वहाँ पे कोई 6000 के आसपास उनके पास भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखे हुए हैं। उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनकी फैमिली उस म्यूजियम को जो है वो वहाँ पे चला रही है। उसी तर्ज पे हमारा ये वाला म्यूजियम आप जम्मू में जो देख रहे हैं, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो सरकार की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है। हम तो कई बार कई डिपार्टमेंट्स के पास गए, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के पास गए, एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर लैंग्वेजेस के पास गए, टूरिज्म विभाग के पास हम लोग गए कि आप लोगों को कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम करना है तो अगर आप किसी सरकारी विभाग से उस मटेरियल को, जैसे आपको हमने यहाँ पे ये रसमंजरी की सीरीज आपने दिखाई है, तो अगर डिपार्टमेंट को या विभाग को वो वाला रसमंजरी सीरीज की पेंटिंगों की अगर, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग है वो 16 या 17 सेंचुरी की है, हमारी जो पेंटिंग है वो अर्ली 19 सेंचुरी की है, तो हमें किसी से परमिशन भी नहीं लेनी है और हमारी फैमिली का भी प्रमोशन हो जाएगा, हमारे म्यूजियम का भी प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए हम उनको अप्रोच करते हैं कि आप हमें, अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें अप्रोच करें। अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो जम्मू में सेंटर खुला है, वहाँ पे सुश्री श्रुति जी वहाँ पे हमारी डायरेक्टर की पोस्ट पे आए हैं, तो उनका जब यहाँ पे प्रवास हुआ हमारे म्यूजियम में, तो हमने उनको बोला कि हमारी तरफ से आपको ओपन इनविटेशन है कि कहीं पे भी किसी टाइप का आप शारदा लिपि को रिवाइव करने के लिए अगर कोई वर्कशॉप, सेमिनार या कोई एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो हम अपना सामान आपके साथ कोलैबोरेट करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अक्टूबर में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके तो बसोली में एक बसोली उत्सव किया, दशहरा उत्सव। हाँ भी हुआ था। हाँ, 20, 21, 22 को वो उत्सव किया गया था। तो चूंकि ये पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया था, तो हमारे रामायणा वाली जो सीरीज थी, तो उन्होंने बोला कि आप ये सीरीज वहां पे लेके आए, तो हमने उनको बोला कि इसमें बहुत खर्चा आएगा, तो उन्होंने हमें बोला कि कोई बात नहीं, आपका वो हम मदद करवा देंगे। तो चूंकि हम घर से बाहर जब भी कोई अपनी सीरीज लेके जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी इंश्योरेंस करवा लें। तो हमने बोला इंश्योरेंस में जो खर्चा करना है उससे बेटर है कि उन्होंने हमारा पूरी डिटेल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में दे दिया और वहां से हमें मूवमेंट पास मिल गया, वही हमारी एनओसी थी। तो उस एनओसी के बेसिस पे हम अपना ये रामायणा के सीरीज वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे पुरथू में बहुत अच्छा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पे सोहन सिंह बलोरिया जी का भी डिस्प्ले था, बसोली मिनिएचर्स का। विश्वस्थली नाम की वहाँ पे हमारी तरह एक संस्था काम कर रही है, रिवाइवल ऑफ बसोली आर्ट के ऊपर। उन्होंने भी अलग अलग विषयों के ऊपर वहाँ पे मिनिएचर पेंटिंगें लगाई थी और हमारी तरफ से वहाँ पे ये रामायणा की सीरीज लगाई गई थी, 38 की 38 पेंटिंगें, और साथ में हमने वहाँ पे लगाई थी डोगर और ट्राइबल ज्वेलरी, जिसमें गुज्जर, गद्दी, इनकी सभी अलग अलग सेक्शनें बना के वो लगाई थी। वहाँ पे हमारे एलजी साहब वहाँ पे चीफ गेस्ट थे और उनके साथ हमारा जो वार्तालाप है वो 8 मिनट का वहाँ पे रहा, हमें वो बहुत अच्छा लगा। तो वो हमारा 2 दिन का वहाँ पे डिस्प्ले था। अच्छा, जिस तरह से अभी आखिरी प्रश्न रहेगा, कोई आम व्यक्ति चाहता है कि वो आके अपने कल्चर को जाने, यहाँ क्या पुरानी चीजें हैं, क्या वो आ सकता है? कुछ समय है या फिर कुछ क्या रहता है? मैं आपके द्वारा ये एक हमारी जितनी भी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से मैं
ओपन इनविटेशन देता हूं कि कोई भी शोधार्थी, कोई भी स्कॉलर, कोई भी रिसर्चर जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके रिसर्च करना चाहता है, ये सुबह 10 बजे से लेके तो 2 बजे तक, 9 बजे हम वैसे खोल देते हैं, 9 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ पे खुला हुआ होता है। यहाँ पे कैलाश जी आपको कंजर्वेटर मिलेंगे, अरविंद कोटियाल जी मिलेंगे और केवल कृष्ण कोतवाल जी मिलेंगे। तो 2 बजे के बाद अगर किसी ने आना है तो वो हमारे से समय ले सकता है। हम किसी को भी वो नहीं करते, मना नहीं करते हैं। और अगर कोई जम्मू से बाहर से अगर कोई शोधार्थी आता है, उसके लिए हमने रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे रख रखी है। बाकी रहा खान पान का तो वो बाहर जाके खाना खा आते हैं। रहने की व्यवस्था हमने उनको निःशुल्क यहाँ पे हमने रखी हुई है। और हमारे आपके द्वारा यही फ्यूचर जनरेशन को एक संदेश है कि वो लोग यहाँ पे आए और अपने इतिहास को जाने कि हमारा इतिहास क्या रहा है जम्मू का, हमारा कल्चर क्या कहता है। वो सोच यही हम आगे इन शोधार्थियों द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम रहे ना रहें, लेकिन ये जो हमारा विरसा है वो यहीं पे रहेगा। और इसके ऊपर मतलब कि तन मन धन से शोध करने की हमें बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपने सुना कि किस तरह से बड़े अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है और किस तरह से कल्चर के माध्यम से हमारी सभ्यता, खान पान और वेशभूषा, और किस तरह से गुरु नानक देव जी की बात करें, उनका दृश्य उन्होंने बताया किस तरह से है। हम रामायण की बात करें, अन्य कई सारे चीजें जो है यहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छे से संजो कर रखी है। और ये एक संदेश जिस तरह से उन्होंने दिया कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जरूर अपने इतिहास पर जो है वो गौरव करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से जो है जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने काम किया है। इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि समाज के अंदर वास्तविकता क्या है वो हमारी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।